हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल का PYQ लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के होने वाले हैं एग्जाम, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में वो सारा कराने वाला हूं। मोस्टली आपको सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के यहाँ पे मिलेंगे और DDU के मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हैं भूगोल से संबंधित कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह क्वेश्चन का फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं और आपके एग्जाम में निश्चित ही यह वीडियो फायदा करेगा। ठीक है, यह सोलर सिस्टम देख रहे हैं आप 3D में, किस तरह सन के राउंड सारे ग्रह जो है चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, देखिए किस तरह से ये मूवमेंट होता रहता है सन के राउंड चारों तरफ। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरी। आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को। ठीक, अभी जो है यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारा पार्ट 1 है BE प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम भूगोल, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तर सहित। ठीक है, तो हमने आंसर भी इंक्लूड कर रखा है, इसको देख सकते हैं आप यहाँ से और एग्जाम को अपने बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो है खुल रहा है, भौतिक भूगोल। प्रश्न को देखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा है ये देख सकते हैं। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है कब है, 2020 में और 21 में और 23 में। बहुत सारे सनों में ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन हमने कुछ ही मेंशन कर रखे हैं। क्या पूछा है, भौतिक भूगोल का अर्थ एवं विकास विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। किसकी, भौतिक भूगोल का अर्थ पूछा है एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करने के लिए बोल रहा है, एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसका महत्व क्या है, भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है, विषय क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है, इन तीनों चीज़ों पे हमको इसमें वर्णन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है यहाँ पे 21-23 में। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिक अर्थ है, भूगोल शब्द ग्रीक भाषा की जियो, किससे, भूगोल शब्द ग्रीक भाषा की जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन से बना है। मतलब ठीक है, किससे, जियो और ग्राफी से बना हुआ है। इतना तो आप लोग बेसिक में पढ़े हैं, ये सब जानते ही हैं। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की वह शाखा है, भौतिक भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन कराती है। जो पृथ्वी की भौतिक विशेषता है, जो उसका भौतिक स्ट्रक्चर है, उसका क्या कराता है, उसका अध्ययन कराता है। उसको बोलते हैं क्या, भौतिक भूगोल। जो हम भौतिक रूप से देखते हैं, फिजिकल रूप से देखते हैं। ठीक है, जैसे यह बोर्ड क्या दिखाई दे रहा है, हमको फिजिकल रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको फिजिकल रूप से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं कहीं तो ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन हम अभी क्या है, फिजिकल रूप से हैं। तो इसी तरह धरती का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा है, भौतिक रूप है, उसी का अध्ययन, विशेषताओं का अध्ययन कराती है क्या, भौतिक भूगोल। ठीक है, इसमें प्राकृतिक तत्वों, किसकी बात कर रहा है, प्राकृतिक तत्वों जैसे स्थल रूप, क्या है, स्थल रूप जो जमीन वाला स्थल है उसको बोलेंगे जलवायु। ठीक है, जलवायु और वनस्पति, मृदा और जल के वितरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब इन सभी चीज़ों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। इनका अलग अलग जो रूप है उसी का क्या होता है, अध्ययन होता है। किसका, स्थल रूप, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जल और वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्थल रूप, जलवायु, वनस्पति और मृदा जल का वितरण का जो है अध्ययन किया जाता है। यह मानव भूगोल से भिन्न है। यह क्या है, मानव भूगोल से, जो मानव भूगोल है उससे क्या है, भिन्न है, क्योंकि यह केवल प्राकृतिक पर्यावरण पर केंद्रित रहता है। यह किस पे केंद्रित रहता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर ही केंद्रित रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल के प्रमुख उपविषय। इसका विषय क्षेत्र क्या है, इस चीज़ को जानेंगे। देखिए सबसे पहले दिया है, क्या लिखा है, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। हमने विषय क्षेत्र डिस्कस किया था, अर्थ की बात की थी, उसके बाद विषय क्षेत्र का बात किया था। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा पॉइंट आता है कि विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र देखिए, ज्योमोफॉर्मोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, स्थल रूप विज्ञान। क्या बोलते हैं, स्थल रूप विज्ञान। ज्योमोफॉर्मोलॉजी को स्थल रूप विज्ञान करते हैं। इसमें अध्ययन किसका होता है, पर्वत का होता है। ठीक है, किसका, पर्वत का, पठार का, मैदान का आदि स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। ज्योमोफॉर्मोलॉजी में स्थल
स्थल रूप विज्ञान है, इसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात करें क्लाइमेटोलॉजी, इसमें क्या है, जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान। इसमें अध्ययन किसका होता है, वातावरण का होता है। ठीक है, किसका होता है, वातावरण का। तापमान का होता है, किसका होता है, तापमान का। वर्षा का होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वर्षा कितना होने वाला है, देखते हैं। तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है। एवं पवनों का मतलब हवा का, हवाएं कौन सी चलने वाली हैं का अध्ययन होता है। मतलब वातावरण, तापमान, वर्षा एवं पवनों का अध्ययन किया जाता है किसमें, क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, जिसको बोलते हैं जलवायु विज्ञान। चलिए आगे चलिए, ओशनोग्राफी, महासागर विज्ञान। ओशनोग्राफी, ठीक है, ओशनोग्राफी मतलब ओशियन से संबंधित है, ओशियनोग्राफी, इसको बोलते हैं महासागर विज्ञान। ठीक है, इसमें समुद्री जल, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, समुद्री जल, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराओं का अध्ययन किया जाता है किसमें, ओशनोग्राफी, महासागर विज्ञान में। ठीक है, ये संबंधित लग रहा है, ओशियन से संबंधित है ओशनोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफी, देखिए बायोजियोग्राफी, ठीक है, जीव भूगोल, क्या है, जीव भूगोल, इसको बोलेंगे क्या, जीव भूगोल। वनस्पति एवं प्राणी वितरण का अध्ययन, इसमें क्या होता है, वनस्पति का अध्ययन होता है एवं प्राणी वितरण का अध्ययन होता है किसमें, बायोजियोग्राफी में, इसको बोलते हैं जीव भूगोल, वनस्पति एवं प्राणी वितरण का। अगला है मृदा भूगोल, नेक्स्ट वन है मृदा भूगोल। इसमें क्या होता है, मृदा की उत्पत्ति, प्रकार एवं वितरण। ठीक है, मृदा भूगोल में क्या होता है, मृदा की उत्पत्ति और प्रकार। ठीक है, मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रकार क्या है, जैसे पढ़ते हैं ना, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, है ना, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, ये और इसके प्रकार एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, जिसका हो गया क्या, विषय क्षेत्र। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, नेक्स्ट आ गया क्या, महत्व आ गया। ठीक है, अब महत्व देखेंगे, महत्व में आते हैं। देखिए महत्व क्या है, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करता है। पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करता है। पर्यावरणीय समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, प्राकृतिक आपदाएं को समझने में सहायता करता है। ठीक है, यह क्या करता है, हमको पृथ्वी को समझने में, जैसे जलवायु परिवर्तन कब हो रहा है, मृदा अपरदन कैसे हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं कैसे हो रही हैं, इसको समझने में क्या करता है, महत्व मतलब सहायता करता है। ठीक है, इसका महत्व है। प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण, जो प्राकृतिक हमारे पास संसाधन है, जैसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनका देखभाल कैसे किया जाए। ठीक है, संरक्षण एवं उपयोग की योजना बनाने में सहायक है। और एवं उपयोग, इसका संरक्षण कैसे करना है। ठीक है, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे आपका पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ठीक है, पहाड़ हो गए, नदी हो गया, जंगल हो गए, ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इनका हमको संरक्षण कैसे करना चाहिए और इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमें सहायता देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सब इसके महत्व हैं। ठीक है, मानव भूगोल के अध्ययन के लिए आधार तैयार करता है। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए आधार देता है। क्या है, एक आधार देता है। ठीक, भौगोलिक अनुसंधान कृषि, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी है। किसमें भौगोलिक अनुसंधान, कृषि, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी है। जो है इसके यह क्या हो गए, महत्व हो गए, बेसिक इसके महत्व हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने बहुत छोटा इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, बहुत बड़े आंसर नहीं बना के रखे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एग्जाम में करना हो तो। अगर बेसिक क्वेश्चन PYQ देखना है, क्वेश्चंस देखने हैं, और आंसर भी अगर इतना आप लिखते हैं एग्जैक्ट तो भी कम नहीं है, लेकिन अगर बढ़ा के लिखना है तो इससे पॉइंट्स को और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, बस इतना ही, नहीं तो इतना इनफ होगा आपको। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन जिसको हमने समझाने का आपको प्रयास किया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है, इसको देखेंगे, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आएगा। देखिए, भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप और प्रक्रियाओं को समझने, ध्यान से देखिएगा, भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप, पृथ्वी का जो प्राकृतिक स्वरूप है, भौतिक भूगोल और प्रक्रियाओं को समझने की कुंजी है। क्या है, कुंजी है। जो भौतिक भूगोल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको समझने का क्या है, एक कुंजी है। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि मानव
प्रकृति संबंधों को गहराई को भी उजागर करता है, बल्कि गहराई को भी उजागर करता है। हम कैसे पढ़ते हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ से पेंजिया, या फिर कहाँ पे कौन सा देश है, या फिर कहाँ पे कौन सा महासागर है, इन सब चीज़ों को कैसे जानते हैं? क्योंकि भौतिक रूप से उसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है, उसको देख रहे हैं, वो बना हुआ है, इसलिए हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि यह यहाँ पे है, यह यहाँ पे है, इसका भौतिक स्वरूप है। इसीलिए भौतिक भूगोल का अध्ययन आधुनिक युग में अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए क्या है, यह आधुनिक युग में भौतिक भूगोल को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब हम चीज़ों को जानेंगे तभी तो उस पर काम कर पाएंगे। हम जानेंगे यह देश यहाँ है, इस देश में ये होता है, तो भौतिक रूप से जब हमको वहाँ के बारे में मालूम रहेगा तो भी हम वहाँ के रहन सहन के बारे, वहाँ पे चल रही चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो हम नहीं समझ सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है एकदम ध्यान से समझेंगे। ब्रह्मांड किसकी बात कर रहा है? पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहा है। सौरमंडल की बात कर रहा है कि उत्पत्ति की विवेचना कीजिए, यानी कि 2 पॉइंट्स इसमें पूछा है। एक तो पूछा है आपका ब्रह्मांड, एक तो पूछा है आपका सौरमंडल की उत्पत्ति को विवेचना कीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है 22-24 में, एकदम इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए एकदम अच्छे से देखिएगा ध्यान से। ब्रह्मांड देखिए, क्वेश्चन समझना सबसे ज़रूरी है। आपकी PYQ क्वेश्चन है, यानी कि आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को देखना है। हेडिंग हमने लगा रखा है कि आपको कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड देखिए, ब्रह्मांड समस्त पदार्थ, ऊर्जा, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और अंतरिक्ष को सम्मिलित करता है। देखिए ब्रह्मांड में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? समस्त पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, समस्त पदार्थ की बात कर रहा है, ऊर्जा की बात कर रहा है, ठीक है, तारे की बात कर रहा है, किसकी? तारे की बात कर रहा है, ग्रह की बात कर रहा है, और आकाश गंगाएं अंतरिक्ष को सम्मिलित करता है। और जो पूरा अंतरिक्ष है उसमें सम्मिलित करता है, किसमें? ब्रह्मांड में, ठीक है। ब्रह्मांड में सभी चीज़ों को सम्मिलित करता है, उसको बोलते हैं क्या? पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ नहीं बच रहा। समस्त पदार्थ, ऊर्जा, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और अंतरिक्ष को सम्मिलित करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। इसका आकार असीम है, इसका आकार बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका आकार बहुत ही बड़ा है, और यह निरंतर विस्तारित हो रहा है। और यह क्या हो रहा है? निरंतर विस्तारित हो रहा है, यह हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है ब्रह्मांड रुका हुआ, यह क्या है? हमेशा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है किसकी? ब्रह्मांड की आयु। ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। इसके अध्ययन की शाखा को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन की शाखा को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। यह देखिए ब्रह्मांड का एक हमने चित्र लगाया है, यह देख सकते हैं। यह जो ब्रह्मांड है पूरा चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से जो भी चीज़ें, ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हम आपको डिनोट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सन है, सूरज है, ठीक है, यहाँ पे यूरेनस है, ठीक है, यहाँ पे सैटर्न है, ठीक। तो इस तरह से सब चीज़, यहाँ पे जुपिटर है, और यहाँ पे जो भी नेपच्यून है, तो ये सब क्या है? ग्रह हैं। बाकी ये सब तारे जो हैं दिखाई दे रहे हैं, टिमटिमाते हुए आपके सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। इसको पूरे को क्या बोलेंगे? हम ब्रह्मांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत है उसको यहाँ पे जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या है? बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। पहला है बिग बैंग सिद्धांत। यहाँ पे क्या? महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं इसको, महाविस्फोट सिद्धांत। जॉर्ज गमो द्वारा प्रतिपादित लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत सूक्ष्म और घनी बिंदु से महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। इसी विस्फोट से समय, स्थान और पदार्थ का सृजन हुआ। इसी विस्फोट से क्या हुआ? समय, स्थान और पदार्थ का क्या हुआ? सृजन हुआ। मतलब इसी विस्फोट से समय, स्थान और
पदार्थ का सृजन हुआ, जो विस्फोट हुआ उसी से क्या हुआ, एक सृजन हुआ। जब विस्फोट हुआ तो फटेगा और उससे क्या होगा, एक्सपेंड होता हुआ चला जाएगा, सृजन हुआ। आज भी ब्रह्मांड उस विस्फोट की गति से, इस गति से फैल रहा है, ठीक है। आज भी जो है ब्रह्मांड उसी गति से फैल रहा है। स्टेडी स्टेट सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, जिसको बोलते हैं क्या, स्थिर अवस्था सिद्धांत, फ्रेड हायल आदि द्वारा प्रस्तावित। ब्रह्मांड का आकार स्थिर है परंतु नए पदार्थ लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। ब्रह्मांड का आकार जो है स्थिर है, लेकिन हमेशा क्या होते हैं, नए पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत आज कम मान्य है। यह सिद्धांत क्या है, आज के टाइम पे कम मान्य है। आगे देखते हैं, आगे आ गया सौरमंडल। ये देखिए सौरमंडल, सौरमंडल अभी हमने आपको दिखाया है। सौरमंडल के घटक, जो घटक हैं अभी दिखाया है, सौरमंडल के घटक कौन है, सूर्य हैं और 8 ग्रह हैं। क्या है, 8 ग्रह हैं। बाकी उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु आदि हैं। 8 ग्रह हैं और क्या है, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु हैं। अगर सौरमंडल की बात करें, अभी हमने आपको दिखाया है सौरमंडल, एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं, सौरमंडल दिखाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए ये हमारा सूर्य है, यह क्या है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य देखिए सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो है, ये सब ग्रह हैं जो है इनसे बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, ये सब चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कौन से, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें इसकी, तो यह क्या है, मरकरी है, ठीक है, मर्क्यूरी है। अगर इसकी बात करें, वेनस है, ठीक है। अगर धरती की बात करें, यह है क्या, अर्थ है, ठीक है। इसी तरह देखिए इनका मूवमेंट होता रहता है, किसके अराउंड, सूर्य के चारों तरफ यह चक्कर लगाते रहते हैं। यह क्या है, ग्रह है। अगर हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है, और ये सूर्य है बीच में जो है, और इसके चारों तरफ जो है सभी ग्रह अपना चक्कर लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे आसानी से देख के हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए पृथ्वी की गति तेज है, इसकी गति सबसे ज़्यादा तेज है, इसीलिए कहते हैं कि इतने टाइम में सूर्य का चक्कर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कुछ इतने वर्षों में कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। आइए चलिए, यहाँ पे बस इतना ही बताना है हमको कि कितने ग्रह हैं और क्या है, तो पूरा डिटेल में हम नहीं समझ रहे हैं, केवल उतना ही समझ रहे हैं जितना ये पूछा है। 8 ग्रह की बात किया है, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस, कांत लाप्लास सिद्धांत। सूर्य एक गैसीय बादल है। इन्होंने क्या कहा, सूर्य एक गैसीय बादल से बना है, एक क्या है, गैसीय बादल से बना है। घूमते घूमते यह चपटा हो गया और इसके ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा कि घूमते घूमते यह क्या हो गया, चपटा हो गया और ग्रहों का निर्माण हुआ। प्लेटनिस्मल सिद्धांत, चेम्बरलिन और मोल्टन ने, ये कहते हैं सूर्य के पास से किसी तारे के गुजरने पर उसके पदार्थ से ग्रह बने, मतलब सूर्य के पास से किसी तारे के गुजरने से वहाँ पे ग्रह बना, ठीक है। आधुनिक मत, गैस और धूल के बादल से सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। और कहते हैं आधुनिक मत जो है, गैस और धूल के बादल से सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। जो मतलब इन्होंने कहा आधुनिक जो नियम माना जाता है, इस समय का मत माना जाता है, वह किसका, गैस और धूल और बादल से मिल के यह चीज़ बना है, ग्रह बना है, ठीक है, ऐसा कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सौरमंडल हमने बना के रखा है, यहाँ पे हमने चित्र लगा रखा, डायग्राम एक लगा रखा है, ठीक है, जहाँ पे पूरा आपको ये सन है, बाकी सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रह्मांड और सौरमंडल, यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे स्पष्ट हुई। मतलब इसकी जो उत्पत्ति है धीरे धीरे स्पष्ट हुई। बिग बैंग सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार्य माना जाता है, जो बिग बैंग सिद्धांत है सबसे अधिक स्वीकार्य माना जाता है। सौरमंडल की उत्पत्ति ने पृथ्वी और जीवन के विकास की नींव रखी। यह अध्ययन भूगोल, खगोलशास्त्र एवं पर्यावरण विज्ञान यह अध्ययन भूगोल, खगोलशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान सभी में महत्वपूर्ण है। यह किस में है, सभी में महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन किस में महत्वपूर्ण है, भूगोल, खगोलशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान सभी में क्या है, महत्वपूर्ण है।
तो अब इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। किसकी? ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं। मतलब अनेक वैज्ञानिक के सिद्धांत हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए। सबसे पहले ज्वारीय परिकल्पना देखते हैं, जिसको बोलते हैं टिडल हाइपोथेसिस। सौरमंडल की उत्पत्ति एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। क्या है? एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। यह सिद्धांत जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफ्रिड ने 1971 में प्रस्तुत किया था। किसमें किया था? 1917 में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जेफ्रीज ने 1917 में प्रस्तुत किया था। इसे कभी कभी जीन्स जेफ्रीज सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीन्स जेफ्रीज सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे इसको देखेंगे। परिकल्पना का मुख्य विचार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब एक विशाल तारा सूर्य के समीप से गुजरा तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का कुछ द्रव्यमान बाहर खिंच गया। क्या कह रहा है? जब एक विशाल तारा सूर्य के समीप से गुजरा, जब कोई विशाल तारा है और सूर्य के समीप से गुजर रहा है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का कुछ द्रव्यमान क्या हो गया? बाहर खिंच गया। यह द्रव्यमान लंबी ज्वारीय भुजा के रूप में बाहर निकला। किससे? लंबी भुजाएं बना के बाहर निकल गया। जैसे सूर्य जब करीब में है और कोई गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहा है तो क्या होगा? एक लंबी भुजा निकलती हुई चली जाएगी, जिसके कारण वह बाहर निकल जाएगा। यह पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होकर छोटे छोटे गोले ग्रह बन गया। छोटे छोटे गोले बनने गए। जब वह बाहर निकल गया तो सौरमंडल में घूमने लगा तो क्या हो गया? छोटा छोटा ग्रह बन गया। यही गोले आगे चलकर ग्रहों में परिवर्तित हुए और वही गोले क्या हुए? ग्रहों में परिवर्तित हुए, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। जिनमें क्या है? पृथ्वी भी शामिल है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सूर्य था और उसके पास से कुछ जब गुजरा वहाँ से तो उसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ चीज़ें निकल गई, भुजा की तरह रूप बनते हुए निकल गया। और जब वह निकल गया, बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वह क्या करने लगा? एक गोला बनता गया। उसी तरह सारे ग्रह जो है बनने लगे। उसी तरह ग्रहों में परिवर्तित हुए, जिनमें पृथ्वी भी उसमें शामिल है। इसी तरह पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, ठीक। सूर्य से खींचते हुए ज्वारीय पदार्थ का चित्र, तारे की गुजरने पर सूर्य के पदार्थ का विस्तारित दिखाने वाला ग्राफिक्स। मतलब इस तरह से इसमें देख रहे होंगे आप लोग, हम बहुत करीब हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब सूर्य के पास से जब गुजरा तो ऐसे धीरे धीरे किस तरह से खींचा होगा, ठीक है, वह चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन कराया है इसको। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि अच्छे से अच्छा नंबर आ जाएगा, तो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा वीडियो मिलेगा, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का मिलेगा। कोशिश करेंगे सभी सब्जेक्ट का देने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत की विशेषताएं व सीमाएं। इसकी विशेषताएं हैं क्या हैं और सीमाएं हैं। यह सिद्धांत सूर्य और ग्रहों के निर्माण को भौतिक प्रक्रिया से समझाने का प्रयास करता है। क्या? भौतिक प्रक्रिया समझाने का प्रयास करता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बलों की भूमिका को प्रमुख माना गया है। इसमें क्या माना गया है? गुरुत्वाकर्षण बल को भूमिका को प्रमुख माना गया है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो इम्पोर्टेंट था। कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो वह भुजा रूप ही उसमें से निकलता नहीं, खिंचाव नहीं बनता और खींच के बाहर नहीं निकलता, और बाहर नहीं निकलता तो ग्रह का निर्माण नहीं होता। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सीमाएँ क्या हैं? इतना विशाल तारा सूर्य के इतना समीप आना अत्यंत दुर्लभ घटना है। मतलब सीमाएँ क्या हैं इसकी कि अत्यंत दुर्लभ है। इतना विशाल तारा सूर्य के इतना समीप आना, सूर्य के मतलब समीप आना बहुत ही दुर्लभ है। बाहर निकला पदार्थ ग्रह बनने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान वाला नहीं माना गया। यह क्या हो गया कि इसको नहीं मानते हैं, कि नहीं माना गया। आधुनिक नेबुलर हाइपोथेसिस और आधुनिक गैस धूल सिद्धांत को ही अधिक मान्यता प्राप्त हुई। तो इसको जब नहीं माना गया तो सबसे ज़्यादा मान्यता किसको मिली? सबसे ज़्यादा मान्यता मिली गैस धूल सिद्धांत को ही। नेबुलर हाइपोथेसिस और गैस धूल के सिद्धांत को ही सबसे ज़्यादा माना गया कि गैस धूल से ही बना है। जो यह तारे से निकलना, जो तारा गुजरना और गुरुत्वाकर्षण से खींचना, इसको सही नहीं माना गया। सीमाएं में देखिएगा, सीमाएं में यह चीज़ लिखा है, विशेषताएं में यह चीज़ लिखा है। दोनों में से दोनों यही इसकी सीमाएं हैं, यही इसकी विशेषताएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
ज्वारी परिकल्पना ने सौरमंडल की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। क्या क्या? एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हालांकि आधुनिक अनुसंधानों ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। इन्होंने क्या किया? पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, पर यह सिद्धांत गुरुत्वीय प्रभावों की भूमिका को समझने में उपयोगी है। यह सौरमंडल की संरचना के अध्ययन का एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।